वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि बच्चों हम अपना क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे, जिसके हम अपने 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अभी तक जिन बच्चों ने इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 पढ़ सकता है। तो आज पढ़ने वाले हैं अपना हम लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम अपना सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम उन धातुओं का निष्कर्षण करेंगे जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की ओर आती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना हम सबसे पहली हेडिंग के साथ, जिसमें लिखा है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो जैसा कि हम जानते हैं, नीचे आने वाली धातुएं जैसे कि तांबा है, कॉपर यानी जिसको हम कॉपर कहते हैं, मरकरी है, चांदी है, सोना है, प्लेटिनम आदि। तो इन धातुओं को हमें निष्कर्षण करना है, इन धातुओं को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। बात करें अगर इन धातुओं की हम विशेषता के बारे में, तो ये धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं, यानी इनकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत कम होती है। इसका मतलब ये है हम इन्हें आसानी से निष्कर्षित कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम, जैसा कि आगे लिखा है, इन धातुओं के ऑक्साइडों को गर्म करने से, यानी इन धातुओं का जो ऑक्साइड होता है उसको अगर हम गर्म करते हैं तो हमें धातु प्राप्त हो जाती है। यानी जो हमारी नीचे आने वाली धातुएं हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं उन्हें हम गर्म करके आसानी से धातु निकाल सकते हैं। जैसा कि उदाहरण लिखा है, मरकरी का अयस्क वायु में रखने से मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है और फिर गर्म करने से धातु प्राप्त की जाती है। जैसे कि हमारे पास ये मरकरी का सल्फाइड है, अयस्क है, जिसमें हमारे लिखा है HgS। हम इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं जिससे मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। फिर हम इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके मरकरी और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। तो इस तरह से हम अपना सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कर लेते हैं। आइए आगे देखते हैं हम सक्रियता श्रेणी में मध्य में रखी धातुओं का निष्कर्षण। तो हमारे पास कुछ ऐसी धातुएं हैं जो सक्रियता श्रेणी में मध्य में रखी होती हैं, और सक्रियता श्रेणी को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर रखा गया है। तो सबसे पहले बात करें हम, जो मध्य में आने वाली धातुएं हैं उनका स्थान यानी उनकी पोजीशन कहाँ पर है। तो जैसा कि लिखा है, ये धातुएं सक्रियता श्रेणी के बीच में पाई जाती हैं। उदाहरण जिंक, लोहा यानी Fe, सीसा यानी Pb, लेड, तांबा और कॉपर आदि, यानी ये धातुएं हमारी सक्रियता श्रेणी के बीच में पाई जाती हैं। आइए देखते हैं हम इनका निष्कर्षण कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि लिखा है, सबसे दूसरा अयस्क, यानी इसका और क्या होता है, तो ये प्रायः सल्फाइड तथा कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड जिसको हम गैलेना बोलते हैं, FeCO3 जिसको हम साइड्राइड कहते हैं, और Cu2S जिसको हम कॉपर ग्लांस कहते हैं। यानी ओवरऑल बेटा बात यही है कि जितनी भी मध्य में आने वाली धातुएं हैं ये अपने अयस्कों में पाई जाती हैं, जैसे कि सल्फाइड अयस्कों में और कार्बोनेट अयस्कों में, जैसे कि जिंक सल्फेट है, जैसे कि आपका आयरन का कार्बोनेट यानी FeCO3 है। आगे लिखा है, हम इनको किस तरह से अलग कर सकते हैं, तो हम इनको भर्जन करके, प्रोसेस का नाम है भर्जन। इसमें हम क्या करते हैं, अपने इस धातु के सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ ताप पर गर्म करते हैं और फिर हम इसका ऑक्साइड बना लेते हैं और हमारा अधातु का ऑक्साइड बन जाता है। उसके बाद हम इसका अयस्क का निस्तापन करते हैं। निस्तापन में क्या होता है, जो हमारे पास जिंक कार्बोनेट है, जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, इस जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिससे जिंक धातु अलग हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है। जैसे कि आपके सामने थ्योरी में लिखा है, इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का प्रयोग कर धातु ऑक्साइड से प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण, जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो जिंक धातु प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम भर्जन और निस्तापन की अभिक्रिया के द्वारा सक्रियता श्रेणी में मध्य में रखी धातुओं का निष्कर्षण कर लेते हैं। आइए जानते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें लिखा है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रखी धातुओं का निष्कर्षण। अब सक्रियता श्रेणी के अंदर जो सबसे ऊपर धातुएं रखी होती हैं उनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। तो जब कोई धातु अधिक क्रियाशील है तो उसको अलग करना हमारे लिए थोड़ा टफ होता है। तो जैसा कि लिखा है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रखी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसी अत्यधिक क्रियाशील धातुएं रखी जाती हैं। ये धातुएं इतनी सक्रिय होती हैं कि इन्हें साधारण रासायनिक अभिक्रियाओं जैसे कार्बन या
CO से अवकरण द्वारा अयस्क से नहीं निकाला जा सकता। यानी ये जो धातुएं होती हैं बहुत अधिक क्रियाशील हैं, यानी हम इन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते। सक्रियता श्रेणी में ऊपर की धातुएं मतलब अत्यधिक क्रियाशील, इसका मतलब यही है कि सक्रियता श्रेणी के अंदर जो धातुएं रखी गई हैं तो वो अत्यधिक क्रियाशील हैं और इनकी जो निष्कर्षण की विधि होती है वो केवल विद्युत अपघटन द्वारा, यानी केवल इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, यानी हम लाइट इलेक्ट्रोलाइसिस यानी हम आपका विद्युत का उपयोग करके ही इन धातुओं को अलग कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे सामने लिखा है निष्कर्षण विधि, तो जानते हैं हम इनकी निष्कर्षण विधि किस तरह से हम इनको अलग करते हैं। जिसमें पहला लिखा है विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण। इन धातुओं के अयस्कों या उनके पिघले हुए लवणों का विद्युत अपघटन किया जाता है, यानी इन धातुओं के जो अयस्क होते हैं, जो इनके सॉल्ट होते हैं, हम उनका विद्युत अपघटन करते हैं तब जाकर हमें धातु प्राप्त होती है। जैसे कि हमारे सामने लिखा है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम सब जानते हैं कि सोडियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। हम इसका विद्युत अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटन का मतलब है हम इसमें लाइट प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि हमें सोडियम प्राप्त होगा और हमें क्लोरीन प्राप्त होगा। इसमें जैसे कि हमने जब NaCl को विद्युत अपघटन किया तो हमें Na पॉजिटिव मिले और Cl माइनस मिले। उसके बाद एनोड पर यानी दो रिएक्शन चलेंगी, एक चलेगी कैथोड पर, एक चलेगी एनोड पर। तो हमें एनोड पर क्या मिलता है, क्लोरीन माइनस से Cl मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और हमें कैथोड पर सोडियम आयन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिससे ये आपका 2Na पॉजिटिव 2 आपके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, जिससे 2 सोडियम प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। यानी हम अधिक क्रियाशील धातुओं को सिर्फ विद्युत अपघटन के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। तो ये था हमारा धातुओं का निष्कर्षण, जिसमें हमने अपना सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे रखी धातुओं का, मध्य में रखी धातुओं का और सबसे ऊपर रखी धातुओं का निष्कर्षण किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।